तो हेलो गाइस, वेलकम टू मूवीवर्स। तो एक और नई वीडियो में आप सबका वेलकम है। तो आज के वीडियो में मैं मार्वल के ऐसे कैरेक्टर्स का रैंकिंग करने वाला हूं जिन्हें मारना इम्पॉसिबल है या फिर ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। आज की वीडियो में हम थोर की ड्यूरेबिलिटी और इमोर्टैलिटी को देखेंगे, साथ ही साथ हम डेडपूल के हीलिंग फैक्टर को कंसिडर करेंगे और हाँ, ग्रूट के रिजरेक्शन को भी यहाँ पे इवेलुएट किया जाएगा। और इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने ये लिस्ट बनाई है। इस लिस्ट में हम देखेंगे कि ऐसे कौन से करैक्टर हैं जो कि बिल्कुल अनकिलेबल हैं। और हाँ, यहाँ पे हमने विलन्स को नहीं लिया क्योंकि अगर मैं विलन्स को लूँगा तो ये लिस्ट काफ़ी लंबी हो जाएगी। सो नाउ नो मोर वेस्टिंग एनी टाइम, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 10 लोकी। तो लोकी इस लिस्ट का एक ऐसा करैक्टर है जो कि यहाँ पे अपनी पावर्स की वजह से कम और अपनी स्टोरी आर्क की वजह से ज़्यादा है। वैसे तो ओडिन ने लोकी को एक नॉर्मल एसगार्डियन बना दिया था, पर अंदर से वो अब भी एक फ्रोस्ट जायंट है, यानी कि उसके जो फिजिक्स हैं वो बिल्कुल फ्रोस्ट जायंट जैसे हैं। वो काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल है और इसीलिए उसे मारना तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। पर इसके ऊपर लोकी मास्टर ऑफ इल्यूजन है और उसकी यही आर्ट उसे मौत को छू के टक से वापस आने में भी हेल्प करती है। और लोकी की इस बात को तो लोकी ने खुद ही काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया है जब लोकी की सीरीज़ में सेल्वी ने लोकी से पूछा था कि वो क्या चीज़ है जो लोकी को एक लोकी बनाती है। तब उसने सेल्वी को आंसर किया था कि लोकी काफ़ी ज़्यादा हारते भी हैं पर लोकी कभी मरते नहीं। एंड लोकी ने अपने सिनेमैटिक यूनिवर्स में इस चीज़ को प्रूव किया है। जब थोर की पहली मूवी में वो बाइफ्रॉड से कूद गया था या फिर भी वो जिंदा था। थोर की सेकंड मूवी में कर्स के हाथों उसकी डेथ हुई थी पर फिर भी वो जिंदा था। और हाँ, थैनोस के हाथों हमें लोकी की डेथ दिखाई गई पर फिर भी अल्टरनेटिव टाइमलाइन का लोकी भी अभी भी जिंदा है। और हाँ, कॉमिक्स में तो लोकी ने हेला को कन्वेंस करके बुक ऑफ हेल से अपना नाम हटवा लिया था, यानी कि लोकी बिल्कुल ही इमॉर्टल है और वो लाइफ के साइकिल से कभी भी बाहर नहीं निकलेगा। अगर कोई लोकी को मार भी देता है तो उसका दोबारा जन्म हो जाएगा, तो वो दोबारा पैदा हो जाएगा और इसीलिए तो लोकी का इस लिस्ट में आना तो बनता है। नंबर 9 कैप्टन मार्वल। तो कैरल डैनवर्स को जब लाइट स्पीड इंजन से पावर मिली तब उस चीज़ ने उसकी स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी को तो काफ़ी इंक्रीज़ किया ही, साथ उसकी एजिंग को भी बिल्कुल पॉज कर दिया या फिर काफ़ी हद तक स्लो कर दिया। और इसी वजह से निक फ्यूरी यंग से लेकर ओल्ड हो चुके हैं। पर अब तक कैप्टन मार्वल के लुक में कोई भी चेंज नहीं आया, सिर्फ उसकी हेयर स्टाइल चेंज हुई है। और कैप्टन मार्वल कितनी ड्यूरेबल है ये हम मूवीज़ में देख चुके हैं। जब उसने क्री की मिसाइल्स को अपने ऊपर लिया था, थैनोस के पंचेस का उसके ऊपर कोई असर नहीं हुआ था और यहाँ तक कि उसने पावर स्टोन के पंच को भी सर्वाइव कर लिया था। कॉमिक्स में ऐसा कहा जाता है कि वो थोर जितनी ही ड्यूरेबल है। तो आप खुद सोचो कि अगर ऐसी कैरेक्टर इस लिस्ट में नंबर 9 पे होगी तो आगे जाके आपको कैसे कैसे कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट कैरेक्टर के ऊपर। नंबर 9 एडम वॉरलॉक। तो वैसे तो हमने इस लिस्ट में ऐसे ही कैरेक्टर्स को लिया है जो कि कभी ना कभी हमें बिग स्क्रीन पे दिखे हों, फिर चाहे वो फॉक्स का यूनिवर्स हो या फिर मार्वल का सिनेमैटिक यूनिवर्स। पर यहाँ पे मैंने एडम वॉरलॉक को इस लिस्ट में इसीलिए लिया है क्योंकि वो हमें गार्डियन ऑफ गैलेक्सी के एंड के क्रेडिट सीन में दिखाया गया था, जहाँ पे एडम वॉरलॉक को बनाया जा रहा था। तो वो मार्वल के सिनेमैटिक यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है, फिर भले ही वो हमें मूवीज़ में ना दिखाया गया हो, और इसीलिए मैंने इस करैक्टर को इस लिस्ट में लिया है। तो अगर मैं कॉमिक्स की बात करूँगा तो एडम वॉरलॉक इस लिस्ट में और भी आगे होगा क्योंकि उसका ड्यूरेबिलिटी काउंट मार्वल के ऑफिशियल वेबसाइट पर 6 है, जो कि थोर और कैप्टन मार्वल के साथ मैच होता है, यानी कि एडम वॉरलॉक काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल है। तो इसी के साथ साथ उसके पास रिजरेक्शन की एबिलिटी है। तो अगर कोई एडम वॉरलॉक को मार भी देता है तो जैसा ककून हमें गार्डियन ऑफ गैलेक्सी की मूवी में दिखाया गया था, ठीक वैसे ही ककून एडम वॉरलॉक के किसी और वर्स में फॉर्म करता है और अपनी न्यू बॉडी को उसके आगे अपने कॉन्शियसनेस को वहाँ पे ट्रांसफ़र कर देता है, यानी कि एडम वॉरलॉक कभी भी नहीं मर सकता। नंबर 7 विजन। तो वैसे तो मार्वल के यूनिवर्स में विजन को काफ़ी अंडररेटेड दिखाया गया है, जहाँ पे कॉर्वस ग्लेव आके भी विजन को मार देता है। पर आप खुद सोचो कि एक ऐसा कैरेक्टर जो कि अपनी डेंसिटी को कंट्रोल कर सकता है, किसी भी ऑब्जेक्ट में से फ्रेज हो सकता है, यानी कि अगर वो चाहे तो उसे टच करना तक इम्पॉसिबल है, तो फिर उसे मारना पॉसिबल कैसे हो सकता है। अल्ट्रॉन ने अपने लिए जिस परफेक्ट बॉडी को डिज़ाइन किया था वो बॉडी विजन के पास है। विजन पूरा वाइब्रेनियम का बना हुआ है, यानी कि उसकी पूरी बॉडी कैप्टन की शील्ड की तरह टफ है और इसीलिए उसे मार पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। इसके ऊपर से विजन एक रोबोट है, इसलिए उसकी एजिंग भी नहीं होती और उसे रिजरेक्ट भी किया जा सकता है। अगर आयरन मैन या वकांडा जैसी टेक्नोलॉजी हो या फिर स्वॉर्ड जैसी, तो वो उसको यूज़ करके विजन को वापस से रिबिल्ड किया जा सकता है। और हाँ, इसी के साथ साथ आपको एक एनर्जी सोर्स भी चाहिए, जो कि विजन को बनाते वक्त थोर की लाइटनिंग थी और स्वॉर्ड वालों ने वांडा के मैजिक का यूज़ किया था। और इस सब के बाद भी अगर विजन को ज़िंदा ना किया गया तो वांडा तो है ही विजन को ज़िंदा करने के लिए।
नंबर 6 सिल्वर सर्फर। तो सिल्वर सर्फर को गैलेक्टस ने कॉस्मिक पावर का यूज़ करके बनाया था। सिल्वर सर्फर पूरी तरह से इमॉर्टल है, उसे फूड वगैरह की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसकी कोई फिजिकल बॉडी नहीं है, वो प्योर एनर्जी का बना हुआ है। सिल्वर सर्फर काफ़ी ज़्यादा टफ है, वो स्पेस की एक्सट्रीम कंडीशन में भी ट्रैवल कर सकता है, ब्लैक होल्स के थ्रू भी मूव कर सकता है और इसीलिए उसकी ड्यूरेबिलिटी काउंट मार्वल की ऑफिशियल वेबसाइट पे 7 बताया गया है, जो कि मार्वल के थोर वगैरह से भी ज़्यादा है। सिल्वर सर्फर अपने सिल्वर स्किन की मदद से किसी भी एनर्जी को अब्जॉर्ब कर सकता है, यानी कि एनर्जी बेस्ड अटैक का उस पर कोई असर नहीं होगा। इसी के साथ साथ सिल्वर सर्फर विजन की तरह ही ऑब्जेक्ट के बीच में से फ्रेज हो सकता है और अपनी पावर कॉस्मिक का यूज़ करके वो खुद को हील तो कर ही सकता है और हमने देखा है कि किस तरीके से वो औरों को भी हील कर सकता है। तो सिल्वर सर्फर एक ऐसा करैक्टर है जो कि काफ़ी ज़्यादा ओवर पावर्ड है, बस वो इस लिस्ट में पीछे इसलिए है क्योंकि वो अभी तक हमें MCU में नहीं दिखाया गया, ना ही फॉक्स ने उसकी पावर्स को पूरी तरह एक्सप्लोर किया है। नंबर 5 ग्रूट। तो नंबर 5 पर है हमारे पास ग्रूट और ये करैक्टर तो इस लिस्ट में नंबर 5 पर होगा ही क्योंकि अब तक जितने करैक्टर्स हमें मार्वल के ऑन स्क्रीन दिखाए गए हैं उन सब में से ग्रूट का हीलिंग फैक्टर और ग्रोइंग स्पीड बाकी सबसे कहीं ज़्यादा है। ग्रूट के हीलिंग फैक्टर को हमने कहीं पॉइंट पर देखा है जब ग्रूट ने हमारे थोर के लिए स्टॉर्म ब्रेकर का हैंड बनाया था अपने हाथ को ग्रो करके, या फिर जब ग्रोमोरा ने ग्रूट के दोनों हाथों को काट दिया था तब भी ग्रूट ने अपने दोनों हाथों को ईजिली ग्रो कर लिया था। इसके अलावा भी ग्रूट की ग्रोइंग स्पीड हमें कई पॉइंट पर दिखाई गई है जब ग्रूट ने अपने दोनों हाथों को ग्रो करके ग्री के कई सारे सोल्जर्स को मार दिया था, या फिर थैनोस को अपने टैक्टिकल्स में जकड़ लिया था, या फिर मैं बात करूं कि ग्रूट ने जब अपने आप को ग्रो करके गार्डियंस को नीचे गिरने से बचाया था। और हाँ, ग्रूट पूरी तरीके से अनकिलेबल है, यानी कि अगर ग्रूट को मार भी दिया जाता है तब बहुत ही छोटे बच्चे हुए पार्ट में से भी वो रीग्रो हो सकता है। और ऐसा ही कुछ हमें गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी की मूवीज़ में भी दिखाया गया था जब बड़े ग्रूट के मरने के बाद जब हमें बेबी ग्रूट और टीनेज ग्रूट दिखने को मिले थे, और शायद अब जाके हमें मूवी में अल्फा ग्रूट भी दिखने को मिलेगा। और इसी के पीछे का रीज़न भी हमें एनिमेटेड सीरीज़ में एक्सप्लेन किया गया है कि जब रोनन ग्रूट के प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर देता है और ग्रूट वहाँ पे बचा हुआ आखिरी सर्वाइवर होता है तब वो अपने प्लेनेट की वर्ल्ड एनर्जी को अपने अंदर ले लेता है और वही लाइफ फोर्स ग्रूट को हमेशा जिंदा रखती है। नंबर 4 वुल्वरीन। तो अगर मैं हीलिंग फैक्टर बोलता हूँ तो ऐसा पहला करैक्टर जो आपके माइंड में आएगा वो ऑफ कोर्स वुल्वरीन होगा। वुल्वरीन एक ऐसा करैक्टर है जो कि वर्ल्ड वार 2 के सोल्जर्स की बुलेट को या फिर जापानीज निंजास के एरो को कुछ ही सेकंड में हील कर सकता है, पर वो न्यूक्लियर ब्लास्ट को भी काफ़ी आसानी से सर्वाइव कर चुका है। वुल्वरीन का हीलिंग फैक्टर उसकी एजिंग को स्लो करता है, उसकी बॉडी को भी सारी डिजीज़ से भी प्रोटेक्ट करता है, और इन सारी चीज़ों के एडिशन में वुल्वरीन को वेपन एक्स प्रोजेक्ट से जो एडमांटियम मिला है वो उसकी ड्यूरेबिलिटी को भी नेक्स्ट पर पहुंचा देता है। और इन्हीं सारी चीज़ों की बदौलत वुल्वरीन ने कई बार कॉमिक्स में और मूवीज़ में अपनी डेथ को ओवरकम किया है। कई सारे लोगों ने वुल्वरीन को मारने की कोशिश की पर कोई भी सक्सेसफुल नहीं हुआ। और हाँ, वुल्वरीन का इस लिस्ट में पीछे होने का भी एक ही रीज़न है, जिस तरीके से सुपरमैन की वीकनेस क्रिप्टोनाइट है, ठीक इसी तरह वुल्वरीन की वीकनेस भी वो चीज़ है जो कि वुल्वरीन को पावर देती है, यानी कि एडमांटियम। एडमांटियम ने वुल्वरीन को कई बार काफ़ी नुकसान पहुंचाया है, जैसे कि वुल्वरीन की मूवी एक्समैन ओरिजिन वुल्वरीन में जब उसे एडमांटियम की बुलेट से शूट किया गया तब उसके दिमाग में परमानेंट इंजरीज हुई जिसे वो हील नहीं कर पाया। या फिर डेथ ऑफ वुल्वरीन की स्टोरी लाइन में कॉमिक्स में उसे एडमांटियम में ही डुबो के ही मारा गया। या फिर वुल्वरीन की 2013 की मूवी में उसका क्लोज को भी एडमांटियम का यूज़ करके काट दिया गया। या फिर लोगन की मूवी में भी उसकी डेथ का रीज़न एडमांटियम पॉइजन बना, तो इसी वजह से वुल्वरीन इस लिस्ट में पीछे है। नंबर 3 थोर। तो नंबर 3 पे हमारे पास है थोर, और इस करैक्टर को नंबर 3 पर देखने के बाद तो लोगों के 2 टाइप के रिएक्शन तो आने ही वाले हैं। कुछ लोग ऐसे होंगे MCU के जो कि काफ़ी ज़्यादा हेट देने लगेंगे थोर को नंबर 3 पे रखने के लिए, और कुछ लोग वंडर करेंगे कि वुल्वरीन से आगे थोर कैसे हो सकता है। तो मैं इन दोनों चीज़ों को काफ़ी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करूंगा, जस्ट वेट। तो थोर मार्वल की कॉमिक्स और मूवीज़ दोनों का मोस्ट ड्यूरेबल कैरेक्टर है, जहां पे कॉमिक्स में उसने वॉर ऑफ फ्लेम की स्टोरी लाइन में स्टार के अंदर उसने अपने आप को सरवाइव किया था, तो मार्वल की सिनेमैटिक यूनिवर्स में उसने न्यूट्रॉन स्टार की एनर्जी को अपने ऊपर लिया था, जिसका टेम्परेचर कहीं करोड़ों डिग्री सेल्सियस हो सकता है। इसी के साथ साथ कॉमिक्स में उसने इन्फिनाइट बुक को उठाया था, तो मूवीज़ में उसने इन्फिनिटी स्टोन यानी कि पावर स्टोन की टॉर्च को अपने ऊपर लिया था, जिसके सिर्फ टच से प्लेनेट डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। मूवीज़ में उसने हल्क के पंचेस को अपने फेस के ऊपर लिया था, जिसका एक ही पंच चित्तौरी के लेविथोक तक को नॉकआउट कर सकता है।
और इसके अलावा एक और चीज़ जिसके बारे में आप में से काफ़ी सारे लोगों को नहीं पता होगा कि थोर के पास भी अपना हीलिंग फैक्टर है और थोर के हैमर्स थोर को हील कर सकते हैं। थोर की फर्स्ट मूवी में जब डिस्ट्रॉयर से लड़ते थोर जख्मी हो जाता है और फिर वो अपने म्योलनिर को उठाता है, तब उसके सारे डैमेज हील हो जाते हैं। और ठीक इसी तरह जब एंड गेम में थोर पूरी तरीके से बर्न हो चुका होता है और अपने वो स्टॉर्म ब्रेकर को लेके वकांडा आता है, तब वो पूरी तरीके से ठीक हो जाता है। यहाँ पे जो थोर के हैमर्स हैं वो सिर्फ थोर की पावर्स को फोकस करते हैं। एक्चुअली में थोर खुद ही अपने आप को हील कर सकता है और इसका बेस्ट एग्जांपल आप हेला के साथ देख सकते हो कि जब थोर रैग्नारोक में थोर ने हेला के अंदर गैंगनीर मारा था, तब हेला ने कुछ ही सेकंड में अपने आप को हील कर लिया था। और अगर फ्यूचर में थोर अपनी सारी पावर्स को फोकस कर पाएगा तो वो भी ऐसा कर सकता है। तो थोर इस लिस्ट में पीछे इसलिए है क्योंकि थोर ने अभी तक अपनी हीलिंग फैक्टर को और अपने थोर फोर्स को पूरी तरीके से एक्सप्लोर नहीं किया। और एमसीयू में भी थोर की ड्यूरेबिलिटी को डिग्रेड किया गया है। जैसे कि डिस्ट्रॉयर ने थोर को डैमेज किया था, यहाँ फिर हेला ने थोर की एक आंख फोड़ दी थी। और थोर एक ऐसा कैरेक्टर है जिसकी एजिंग भी होती है, भले ही वो हज़ारों सालों तक जिंदा रहता है पर उसकी एजिंग होती है और वो भी बूढ़ा होगा। यानी कि ऐसा नहीं है कि थोर का मरना बिल्कुल इम्पॉसिबल है, पर आगे लिस्ट में जो 2 कैरेक्टर्स हैं उनके मरने की पॉसिबिलिटीज़ बिल्कुल 0% है। नंबर 2 हल्क। तो अगर आप सिर्फ मार्वल की मूवी देख के यहाँ पे आए हो तो हल्क का नंबर 2 पे होना वो भी वुल्वरीन और थोर से आगे आपको सरप्राइज कर सकता है। पर अगर आप हल्क के ट्रू पोटेंशियल और पावर्स के बारे में जानोगे जो कि आपको सरप्राइज नहीं करेगी, जो कि हमें मार्वल के सिनेमैटिक यूनिवर्स में देखने को नहीं मिला है, तो ये चीज़ आपको सरप्राइज नहीं करेगी क्योंकि मार्वल की कॉमिक्स का हल्क मार्वल की मूवीज़ से कहीं गुना ज़्यादा पावरफुल है। मार्वल की मूवीज़ में तो हमें सिर्फ इतना दिखाया गया है कि हल्क थोड़ा सा ड्यूरेबल है और उस पर बुलेट्स वगैरह का असर नहीं होता, पर मार्वल की कॉमिक्स में हल्क मार्वल के यूनिवर्स का सबसे ज़्यादा ड्यूरेबल कैरेक्टर है। उसकी ड्यूरेबिलिटी की रेटिंग 7/7 है, जो थोर और कैप्टन मार्वल से भी ज़्यादा है। और मार्वल के कहीं पावरफुल कैरेक्टर जैसे कि सेंट्री, हिपोरियन, हरक्यूलिस, थोर वो सब भी हल्क को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा पाए। और वुल्वरीन ने तो ऐसा तक एडमिट की कि जब हल्क एंग्री होने लगता है तो हमने देखा ही है कि कैसे उसकी स्ट्रेंथ और पावर्स बढ़ने लगती हैं। ठीक उसी तरह हल्क की ड्यूरेबिलिटी भी बढ़ने लगती है और फिर वुल्वरीन का एडमेंटियम भी हल्क की पेनिट्रेट नहीं कर सकता। और हाँ, मार्वल की मूवीज़ में तो हमें सिर्फ हल्क की हीलिंग फैक्टर की ग्लिम्स दिखाई गई हैं कि किस तरीके से हल्क की मूवीज़ में उसने अपने आप को हील किया है और थोर की रैग्नारोक मूवी में किस तरह ब्रूस बैनर बाइफ्रोस्ट पर गिरा, पर फिर भी जब वो हल्क बना तब उसके सारे फैक्टर्स ठीक हो चुके थे। पर यहाँ पे मार्वल की कॉमिक्स में ऐसा कहा गया है कि हल्क का हीलिंग फैक्टर डेडपूल और वुल्वरीन जितना ही पावरफुल है और वो हल्क को कुछ ही सेकंड्स में हील कर सकता है। मार्वल की कॉमिक्स में ठीक डेडपूल की तरह ही हल्क एक छोटे से टुकड़े से पूरा रीजनरेट हो चुका है। और मार्वल की कॉमिक्स में तो हमें ये तक एक्सप्लेन किया गया है कि अगर इतनी ज़्यादा ड्यूरेबिलिटी और हीलिंग फैक्टर के बावजूद हल्क को मार दिया जाता है तो ग्रूट और एडम वॉरलॉक की तरह ही उसका भी रिजरेक्शन हो जाएगा। इमॉर्टल हल्क में हमें ये दिखाया गया है कि मरने के बाद ब्रूस बैनर एक डिमेंशन में चला जाता है जहाँ पे वन बिलो एलनम की एक एंटिटी वापस हल्क को उसकी पावर्स देती है और उस तरीके से भी हल्क का रिजरेक्शन हो जाएगा। तो टेक्निकली हल्क को मारना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। नंबर 1 डेडपूल। तो डेडपूल इस लिस्ट में नंबर 1 पे क्यों है, इस चीज़ को मैं काफ़ी ज़्यादा प्रॉपरली एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो मेक श्योर कि आप इस पार्ट को एंड तक देखें। तो डेडपूल के पास वुल्वरीन की तरह ही हीलिंग फैक्टर है और रीजनरेशन फैक्टर भी है, यानी कि वो अपने कटे हुए पार्ट्स को वापस से ग्रो कर सकता है। और डेडपूल की इन्हीं पावर्स को हमें फॉक्स में काफ़ी अच्छी और क्रेजी तरीके से दिखाया गया। जब डेडपूल ने अपने आप को फ्यूल से जलाने की कोशिश की, एसिड पी के मरने की कोशिश की, अपने आप को पोलर बेयर के सामने फेंक दिया या फिर काफ़ी बड़ी बिल्डिंग से खुद कूद गया, पर इन सारी चीज़ों के बावजूद डेडपूल नहीं मरा। पर एक्चुअल में डेडपूल मर क्यों नहीं सकता, उसके पीछे मार्वल की कॉमिक्स की एक काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्टोरी है। तो डेडपूल, डेथ लेडी और थैनोस के बीच में एक लव ट्रायंगल होता है जहाँ पे लेडी डेथ एक एंटिटी है और यहाँ पे थैनोस को लेडी डेथ चाहिए और उससे ही इम्प्रेस करने के लिए वो स्नैप भी करता है। पर लेडी डेथ को डेडपूल पसंद होता है और इसी चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए थैनोस डेडपूल को एक आर्टिफैक्ट के थ्रू कर्स देता है कि वो कभी नहीं मर सकता और उसे कभी भी लेडी डेथ नहीं मिलेगी और इसी वजह से डेडपूल पूरी तरीके से इमॉर्टल है, उससे मार पाना पॉसिबल ही नहीं है। इन्हीं चीज़ों को हमें फॉक्स की मूवीज़ में सिंबॉलिकली दिखाया गया है जहाँ पे डेडपूल एक पानी में तैरते हुए अपनी डेथ को पाने की कोशिश करता है पर उसे अपनी डेथ नहीं मिलती। इसी वजह से डेडपूल को चाहे कितनी भी बुलेट्स क्यों लग जाएं या फिर उसे बीच में से फाड़ ही दे, डेडपूल कभी भी नहीं मर सकता। और मार्वल की कॉमिक्स में तो एक
बूंद खून से पूरा रीजनरेट हो चुका है, तो इसीलिए डेडपूल इस लिस्ट में नंबर 1 पे है। ये लिस्ट इतनी ही थी। यहाँ पे मैंने मार्वल के कुछ करैक्टर्स जैसे कि ओडिन और फोनिक्स को नहीं लिया, क्योंकि उनके फीट्स के बारे में हम प्रॉपर्ली डिस्कस नहीं कर सकते। एंड मैं इस चीज़ को दोबारा रिपीट कर दूं कि मैंने यहाँ पे विलेंस को भी नहीं लिया। बाकी कुछ करैक्टर जैसे कि हेला, थैनोस या फिर डोरमामू इस लिस्ट में आ सकते थे। सो डैट इज़ फॉर टुडे गाइज। अगर आपको आज वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर यहाँ पर न्यू हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में।